My name's Aaron Ralston. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. चट्टानों के बीच 12 फुट की गहराई में फंसा ये शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हों का इंतजार कर रहा है। पिछले 100 घंटों से ये यूएस के कैनियन लैंड नेशनल पार्क में अकेला तनहा 360 केजी वजनी पत्थर के नीचे अपना हाथ फंसाए बैठा है। इस वीरान वादियों के बीच ना कोई इंसान है जो इसकी चीखों पुकार सुन सके और ना ही इसके पास मदद बुलाने का कोई और जरिया है। 5 दिनों तक अपनी जिंदगी से लड़ने के बाद आखिरकार उसने एक हाथ से अपना कैमरा उठाया और अपने आखिरी लम्हात को रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि उसके जाने के बाद दुनिया को पता चल सके कि ब्लू जॉन कैनियन की इस तंग चट्टान के बीच आखिर हुआ क्या। नाज़रीन, एरन रॉल्स्टन 27 अक्टूबर 1975 को ओहायो के शहर मैरियन में पैदा हुआ। अभी वो 12 साल का ही था जब उसने अपने हाई स्कूल में स्कीइंग और बैकपैकिंग जैसे खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। देखते ही देखते उसका ये शौक बढ़ता गया और उसने दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे राफ्टिंग और हाइकिंग भी सीखना शुरू कर दिए। अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स से इतना लगाव था कि एरन ने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़कर अपना पूरा टाइम इसी एडवेंचर स्पोर्ट्स को देना शुरू कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद वो सीधा कोलोराडो के शहर एस्पेन चला गया। पथरीले पहाड़ों से घिरा, बर्फीली चोटियों से भरा ये छोटा सा रिजॉर्ट टाउन साल भर स्कीइंग और माउंटेनियरिंग का खुला मैदान बना रहता है। यही वो जगह थी जहां एरन का शौक अब एक जुनून बनने वाला था। दरअसल नौकरी छोड़ने से कुछ साल पहले एरन ने 3 ऐसे क्लाइंबिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए थे जिन्हें वो अगले कुछ सालों तक अपनी सालाना छुट्टियों में अचीव करना चाहता था। पहला, उसे कोलोराडो के सारे 59 फोर्टीनर्स पहाड़ों को सर करना था। ये कोलोराडो की वो सारी चोटियां थीं जो 14,000 फीट से ज्यादा ऊंची थी, इसीलिए इन्हें फोर्टीनर्स कहा जाता है। दूसरा, वो इन्हीं तमाम पहाड़ों को सर्दियों में सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। और आखिर में वो चाहता था कि अमेरिका की तमाम स्टेट्स की सबसे ऊंची चोटियां भी सर करे। 2002 के आखिर में जब उसने नौकरी छोड़ी तो वो 59 में से 36 फोर्टीनर्स पहाड़ों को सर्दियों में सर कर चुका था। और अब क्योंकि वो क्लाइंबिंग की दुनिया के लिए पूरी तरह अवेलेबल था तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट हासिल करना मजीद मुमकिन लगने लगा। जॉब छोड़ने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ कई खतरनाक हाइकिंग ट्रिप्स किए और एक मर्तबा तो वो मौत के मुंह से निकल कर वापस आया था। उसकी खतरों से खेलने की आदत की वजह से अक्सर दोस्त उसके साथ जाने से मना कर देते थे और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक दिन एरन और उसके कुछ दोस्तों ने एक हाइकिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया, मगर रवानगी से चंद दिन पहले किसी वजह से उसके दोस्तों ने आने से इनकार कर दिया। एरन अकेला इस ट्रिप पर जाने का इरादा नहीं रखता था, इसीलिए उसने सोचा कि इस फारिग वक्त में वो कहीं और चला जाए। उसने फैसला किया कि वो यूटा का रुख करेगा, लेकिन यूटा में कहाँ जाना है ये अभी तक तय नहीं हुआ था। आमतौर पर जब भी एरन अकेला कहीं जाता तो उसके रूममेट्स को उसके ठिकाने का पता होता, मगर इस दफा क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो यूटा में कहाँ जाएगा, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को सिर्फ इतना ही बताया था। रास्ते में सफर करते वक्त उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क जाएगा और वहाँ अगले 5 दिनों तक मुख्तलिफ गुमनाम स्लॉट कैनियंस में क्लाइंबिंग करेगा। स्लॉट कैनियन असल में ऊंचे पथरीले पहाड़ों और मैदानों के दरमियान से गुजरने वाली तंग और गहरी वादियों को कहते हैं। कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में ऐसी कई स्लॉट कैनियंस मौजूद हैं। हर साल तकरीबन 8 लाख टूरिस्ट्स यहाँ का रुख करते हैं, मगर क्योंकि ये नेशनल पार्क हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, इसीलिए इसके 95% एरियाज पूरी तरह से सुनसान और वीरान रहते हैं। ऐसी ही एक गुमनाम कैनियन का नाम था ब्लू जॉन कैनियन। सैटरडे 26 अप्रैल 2003 को एरन तकरीबन सुबह 9 बजे कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में पहुंचा। उसने अपना ट्रक ब्लू जॉन कैनियन से तकरीबन 15 मील दूर एक कच्ची सड़क के किनारे पार्क किया और वहां से अपनी साइकिल पर सवार होकर कैनियन की तरफ रवाना हो गया। एरन ने सिर्फ एक दिन के लिए अपना सामान रखा, जिसमें 2 बुरीटोज, 4 लीटर पानी और थोड़ा बहुत क्लाइंबिंग गियर शामिल था, और फिर तेज रफ्तारी से साइकिल चलाता हुआ ब्लू जॉन कैनियन की एंट्रेंस तक पहुंच गया। वहां से उसकी पैदल हाइक का आगाज हुआ और दिन के तकरीबन 2:30 बजे तक एरन कैनियन के 7 मील अंदर तक जा चुका था। मजीद 15 मिनटों के बाद उसने कैनियन की गहराई में उतरना शुरू किया। ऊपर से देखने पर यह कैनियन तकरीबन 11 से 12 फीट गहरी नजर आती थी। किनारे किसी नाली जैसे और भी ज्यादा तंग हो रहे थे और इन दीवारों के दरमियान बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए थे। एरन बहुत एहतियात से पत्थरों पर एक एक कदम रखते हुए नीचे उतरने लगा। आगे उसे एक बस के टायर की साइज जितना पत्थर फंसा हुआ मिला। प्लान ये था कि एरन इस पत्थर से लटक कर कैनियन के फर्श पर छलांग लगाएगा। मजबूती से आगे बढ़ते हुए उसने पत्थर के नीचे वाले किनारे को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना पूरा वजन उस पर डालता, उसे पत्थर के सिरकने की आवाज आने लगी। वो फौरन समझ गया कि पत्थर हिल रहा है और अपने हाथ छोड़कर कैनियन के फर्श पर सीधा कूद गया। उसकी लैंडिंग थोड़ी सोच से ज्यादा सख्त थी, लेकिन वो बिना किसी चोट के कैनियन में उतर चुका था। पर अगले ही लम्हे वही पत्थर खिसक कर सीधा एरन के राइट हाथ पर आ गिरा। अगले कई मिनटों तक घबराया हुआ खौफजदा एरन तकलीफ की शिद्दत से ऊंची ऊंची चिल्लाता रहा और अपने बाजू को आजाद कराने की कोशिश करता रहा, मगर कुछ देर के बाद उस पर यह सच्चाई वाज़ेह होने लगी कि ये काम इतना आसान नहीं है। खुद को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए उसने अपने बैग से जल्दी जल्दी पानी की बोतल निकाली और बचे हुए 1 लीटर पानी का बड़ा हिस्सा 3 घंटों में ही पी गया। लेकिन ऐन उस वक्त उसे ये एहसास हुआ कि वो न जाने कितनी देर तक यहाँ फंसा रहने वाला है। अब उसे बचे हुए पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। अपने हवास को थोड़ा संभालने के बाद एरन अपने बाजू को निकालने का तरीका सोचने लगा, जो अभी से खून की सर्कुलेशन खत्म होने की वजह से नीला पड़ चुका था। अगर जल्द ही कुछ ना किया तो हाथ जाया भी हो सकता है।
सबसे पहले एरोन ने अपना सारा सामान निकाला और देखा कि कौन कौन सी चीजें उसे वहां से निकालने में मदद दे सकती हैं। उसके पास कोई सेल फोन नहीं था, जिसका मतलब किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया जा सकता। उसके बैग से सीडी प्लेयर, कुछ बैटरीज, एक कैमरा, एक हेडलैम्प, कुछ रस्सियां, पुलिस और एक मल्टी टूल डिवाइस निकली। मजीद सामान देखकर उसने अंदाजा लगाया कि उसके पास सिर्फ 3 ही काबिले गौर रास्ते थे। या तो वो अपना मल्टी टूल इस्तेमाल करके पत्थर को किनारों से तोड़ने की कोशिश करता, या रस्सियां इस्तेमाल करके एक पुली सिस्टम बनाता जिससे पत्थर को ऊपर उठाया जा सके, या फिर तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता था अपने ही बाजू को काटना। जाहिर है इस आखिरी ऑप्शन के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। उसने फौरन अपने मल्टी टूल का चाकू निकाला और पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया। घंटे के बाद घंटा गुजरता चला गया। दिन की रोशनी रात के अंधेरों में बदल गई, लेकिन पत्थर तो क्या, उसका एक कोना भी अपनी जगह से ना हिला ना ही टूटा। पूरी रात इसी कोशिश में गुजर गई और अगली सुबह तक भी पत्थर के महज 1-2 टुकड़ों के अलावा वो कुछ और ना तोड़ सका। उसने फौरन अपनी तवज्जो दूसरे प्लान की तरफ मोड़ ली। अब उसको एक पुली बनानी थी जिसे वो पत्थर को बांध कर उठा सके। बड़ी मुश्किल से एक हाथ के जरिए उसने पुली को पहाड़ के एक पत्थर से लटकाया और रस्सी ऊपर गिरे हुए पत्थर से लपेट ली। पुली का फायदा ये होता है कि कोई भी वजन उठाने में कम जोर लगता है। उसने सोचा शायद वो पुली के जरिए पत्थर को हल्का सा भी उठाकर अपना हाथ निकाल सकेगा, पर एक हाथ से वो कितना ही जोर लगा सकता था। कई घंटों की मजीद नाकाम मेहनत के बाद एरोन ने वापस पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार फिर कोई खातिर खा नतीजा ना निकल सका। अगले दिन की दोपहर के 3 बज चुके थे और एरोन को कैनियन में फंसे हुए अब 24 घंटे हो चुके थे। जब उसे अपनी सारी कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आईं तो उसने कैमरा उठाया और एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। ये संडे 3:05 का वक्त है। मुझे ब्लू जॉन कैनियन में फंसे 24 घंटे हो चुके हैं। मेरा नाम एरोन रोल्स्टन है। जिस किसी को भी ये वीडियो मिले वो बराए मेहरबानी मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा दे। एरोन फिर कैमरा के सामने अपना पत्थर के नीचे कुचला हुआ बाजू दिखाता है और पिछले 24 घंटों की अपनी सारी कोशिशें बताता है। उसके बाद वो अपनी फैमिली को आंसुओं से भरी आंखों से गुड बाय कहता है। अगली सुबह वो बुरी तरह भूख, प्यास और दर्द से निढाल था। आखिरकार उसने अपने आखिरी ऑप्शन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या हो अगर वो अपना बाजू काटकर पत्थर से अलग कर ले। यानी उसकी हालत इस कदर दर्दनाक थी कि वो मौत से भागने के लिए अपना हाथ गंवाने को भी तैयार था। बाजू काटने का सोचकर सबसे पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आया वो था ब्लड लॉस। उसके जहन में आइडिया था कि वो अपने पानी पीने के पाइप से बाजू को बांधकर खून की रवानी जरूर कम कर सकता है, लेकिन असल रुकावट उसका चाकू था जिससे उसको अपना हाथ काटना था। मल्टी टूल का वो छोटा सा चाकू पहले ही घिस चुका था जो इस काम को हद से ज्यादा तकलीफदेह बना देता, बल्कि चाकू से बाजू की हड्डी काटना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अगली सुबह 5 बजे उसे कैनियन में फंसे हुए तकरीबन 68 आवर्स हो चुके थे। भूख और प्यास से एरोन का जिस्म अब धीरे धीरे हार मान रहा था। उसकी बोतल में पानी के आखिरी चंद कतरे भी खत्म हो चुके थे। वो पिछले दिन से अपना यूरिन अपनी कमर पर बांधे थर्मोस बैग में जमा कर रहा था। अब मजीद जिंदा रहने के लिए उसे वही पीना पड़ेगा। उसने दोबारा कैमरा उठाया और अपनी फैमिली के लिए कुछ गुड बाय मैसेजेस रिकॉर्ड किए और फिर एक और बार खुद को मौत के हवाले कर दिया। मजीद एक रात और अगला पूरा दिन इसी बेबसी के आलम में गुजरे। कभी वो नीम बेहोशी में ख्याली मंजर देखता, कभी कैनियन में फंसे अपने घंटे गिन रहा होता और कभी खुद को कोसता कि वो यहाँ आते वक्त किसी को बताकर क्यों नहीं आया। लेकिन सबसे ज्यादा अजियत तो तब होती जब उसका गला मुकम्मल तौर पर सूख कर शदीद दर्द करने लगता और प्यास की शिद्दत में उसे अपने यूरिन से घूंट भरना पड़ता। हर बार घिन से उसका दिल मतलाने लगता, लेकिन उसके जिस्म में अब कुछ नहीं बचा था जिसे वो उल्टी कर सके। 1 मई की सुबह 9 बजे एरोन को कैनियन में फंसे हुए 120 घंटे हो चुके थे। अभी तक ना तो उसके बाजू के आजाद होने की कोई उम्मीद थी और ना ही कोई मदद पहुंचने की। वो पिछले 3 दिनों से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कहीं कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन इस कैनियन से आवाज का बाहर निकलना नामुमकिन था और बाहर निकल भी गई तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस नेशनल पार्क में भला कौन ही उसकी आवाज सुनेगा। हारे हुए एरोन ने अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसे नींद का एक झोंका आया उसने ख्वाब में एक 3 साल के बच्चे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। एरोन को पता था कि ये उसका बेटा है। एरोन ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन उसे नजर आया कि उसका दायां बाजू कटा हुआ था, वही बाजू जो अभी तक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। इसी मंजर पे एरोन की आंख खुल गई। एरोन का उस वक्त कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसे मालूम हो गया कि उसे अपना फ्यूचर उस ख्वाब में दिखा है। शायद ये उसके लिए एक इशारा था कि वो अभी भी जिंदा वापस जा सकता है। ये सोचकर एरोन के बेजान जिस्म में अचानक जान आ गई। अब तक उसका बाजू पूरी तरह गल चुका था। एरोन जब इसमें चाकू घुसाता तो उसकी जिल्द गरम मक्खन की तरह घुल जाती और उसे जख्म से गैसेस निकलने की आवाज भी आती। इसका मतलब था कि अब बाजू का गोश्त काटना पहले से काफी आसान था, लेकिन हड्डी अभी भी मजबूत थी। उसे कुछ भी करके इस हड्डी को काटना था। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया। अब तक वो सिर्फ हड्डी को काटने के तरीके सोच रहा था, लेकिन वो इसे तोड़ भी सकता था। उसका बाजू पत्थर के पीछे एक अजीब से एंगल पर मुड़ा हुआ था और ये जमीन से इतना ऊंचा था कि वो सीधा खड़ा हो सके। यानी अगर वो अपने फंसे हुए बाजू की हड्डी पर जोर डालकर जमीन पर बैठने की कोशिश करे तो शायद टॉर्क की वजह से हड्डी टूट सकती थी। पिछले 5 दिनों में पहली दफा एरोन को दिल से महसूस हुआ कि अब कुछ हो सकता है। मजीद एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसने ऐसा ही किया और आखिरकार हड्डी को तोड़ लिया। फिर उसी चाकू से बाकी बाजू को काटकर खुद को आजाद कर लिया।
लेकिन मुसीबत अभी पूरी तरह नहीं टली थी। इससे पहले कि उसका सारा खून निकल जाता, उसे कैनियन से बाहर निकलकर कई मील दूर अपनी गाड़ी तक पहुंचना था। थका हारा कमजोर एरन सिर्फ एक हाथ के सहारे कैनियन की ऊंची नीची दीवारों पर पत्थरों को पार करता हुआ आखिरकार वहां से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे चलकर ही उसे एक छुट्टियां मनाने आई फैमिली मिल गई। उन्होंने एरन को खाना और पानी दिया और फौरन मदद बुलाई। बाजू काटने के तकरीबन 4 घंटे और कैनियन में फंसने के 127 घंटों के बाद एरन रॉल्स्टन को आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। पिछले 6 दिन और 5 रातों की तकलीफदेह मुश्किलात में उसका वजन 40 पाउंड तक और खून 25% कम हो चुका था। कुछ दिन बाद 13 लोगों की एक टीम ने हाइड्रोलिक जैक और विंच का इस्तेमाल करते हुए उस 360 केजी के पत्थर को अपनी जगह से हिलाया और एरन का बाजू निकाल लिया। हादसे के 6 महीने के बाद एरन अपनी 28वीं सालगिरह पर एक टीवी क्रू के साथ उसी कैनियन में पहुंचा और अपनी पूरी दास्तान सुनाई। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले सालों में एरन एक सेलिब्रिटी बन गया और कई शोज और इवेंट्स में शामिल भी हुआ। उसकी अपनी बुक बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस कई मुल्कों में बेस्ट सेलिंग रही। 2010 में उसके इस हादसे पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम 127 आवर्स रखा गया। फिल्म का वो सीन जहां एरन को अपना बाजू काटते हुए दिखाया गया, उसे देखकर कई लोग बेहोश हो गए। फरवरी 2020 में ही उसका पहला बेटा भी पैदा हुआ, जो उसे 7 साल पहले जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे में बचाने आया था। अपनी रिकवरी के फौरन बाद उसने अपना 59 फोर्टीनर्स को सर करने का प्लान वापस से शुरू किया और 2005 में वो पहला शख्स बना जो उन तमाम चोटियों को अकेले सर्दियों में अबूर कर पाया। एरन रॉल्स्टन आज भी न सिर्फ एक प्रोस्थेटिक बाजू के साथ क्लाइंबिंग करता है, बल्कि वो एक कॉर्पोरेट मोटिवेशनल स्पीकर भी है जो चंद घंटों के एक सेशन के लिए कई हजार डॉलर्स तक चार्ज करता है। अपनी एक स्पीच में उसने उस हादसे को याद करते हुए कहा कि मैंने अपना हाथ खो दिया लेकिन अपनी जिंदगी वापस हासिल कर ली।